हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। और इससे जो हम लोग चैप्टर नंबर 8 आपका परिवहन कंप्लीट कर चुके थे, चैप्टर नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है आपका। हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या पढ़ेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हम लोग इसमें आपका देखेंगे। क्या कह रहे हैं कि आप तृतीयक क्रियाकलाप के रूप में व्यापार सबसे पहले ही परिचित है। पहली बात तो कहाँ का सेक्टर है आपका? तृतीय क्रियाकलाप का पार्ट है। और जो ट्रेड है, इससे आप पहले ही परिचित होंगे कि व्यापार होता क्या है। बेसिकली मैंने आपको जो पढ़ाया था, जो हम लोगों ने आपका ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, या फिर जो आपका ट्रेड पढ़ेंगे, या जो बैंकिंग पोर्शन है, ये जो थर्ड नंबर की सर्विस है या एक्टिविटी है, ये सब इसी के अंतर्गत आती है। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तु और सेवाओं की स्वैच्छिक आदान प्रदान से है। व्यापार करने के लिए दो पक्ष का होना आवश्यक है। यानी कि ट्रेड के लिए क्या चाहिए? दो पक्ष है। और स्वैच्छिक क्या चाहिए? आदान प्रदान। एक व्यक्ति पक्ष से बेचता है, दूसरा खरीदता है। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक, दोनों के रूप से क्या है? लाभदायक। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय। कैसा है? दो स्तर पर व्यापार होता है, एक है अंतरराष्ट्रीय, एक है राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तु के आदान प्रदान को कहते हैं। आप किसको कहेंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रेड है? जब देश की सीमाओं के बाहर आपका किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है तो हम उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। राष्ट्र को व्यापार करने के लिए उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है जिन्हें या तो वे स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते, या वे जिन्हें अन्य स्थान को कम दामों पर खरीद सकते हैं, हो सकता है। क्यों होता है ट्रेड? पहली बात तो इसलिए होता होगा, शायद उनके यहाँ वो चीज आपका उनका प्रोडक्शन नहीं करते हो, या फिर करते हो तो उनके यहाँ वो चीज का रेट कैसे हैं? बहुत महंगे हो और वो कम दामों में खरीदना चाहते हैं। तो बेसिकली दो ही इसके रीजन हैं। एक रीजन तो ये मिलेगा और एक रीजन आपका, ठीक। दोनों रीजंस को हमने इसमें जो कारण है उनको हमने चेक करके इसे देखने का आपका प्रयास किया कि क्या कारण है, ठीक। आगे देखिए, आदिम समाज, यानी कि आदिम का मतलब जो आदिवासी समाज है, में व्यापार एक आरंभिक रूप से विनिमय व्यवस्था था। यानी कि व्यापार कैसा था? वस्तु एक्सचेंज करते थे, ठीक। इसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान होता था। वस्तु के बदले रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते तो आपको नकल साज की आवश्यकता होती, और आपको ऐसा नकल साज ढूंढना पड़ता जो आपके द्वारा बनाई गई बर्तनों की आवश्यकता होती, और उसकी नकल साज सेवा के बदले बर्तन देकर आप आदान प्रदान करते, ठीक। अभी देखिए, दो वस्तुएं, दो महिलाएं हैं और ये क्या कर रही है? वस्तु विनिमय आपका कर रही है। देखिए, क्या आप मुझसे ये ले लो और मुझे आप ये दे दो। शायद हरी मिर्ची के बदले वो अदरक वगैरह इस तरह के कोई आपकी जो चीजें हैं वो उनको परचेज कर रही है। अब देखिए, रुपए अथवा मुद्रा के आवागमन आगमन के साथ ही वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर किया गया। पुराने समय में कागजी एवं धात्विक मुद्रा के आवागमन से पहले उच्च नतीज पैमाने वाले दुर्बल वस्तुओं की मुद्रा के रूप में प्रतीन किया जा सकता था। चमक पत्थर, आपसी यानी कि आग्नेय कैच, उकारी सेल, चीते के पंजे, व्हेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाल, फार, मवेशी, ये सब सोना चांदी, ये स्टार्टिंग में क्या था आपका? माध्यम था इन सब चीजों का व्यापार करने। अब है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, ठीक। प्राचीन समय में लंबी दूरी तथा वस्तुओं का परिवहन जोखिम पूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजार तक ही सीमित था। लोग अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं यानी कि भोजन
और वस्त्र पर ही खर्च करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण व महंगे परिधान यानी कि जो महंगे कपड़े हैं वो ही खरीदते थे। फलस्वरूप विलासा की वस्तु व्यापार में आरंभ हुई। लंबी रेशमी मार्ग लंबी दूरी की व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। 6000 वर्ग किलोमीटर लंबे सहारे के रोम के चीन के माध्यम से जोड़ता है। व्यापारिक भारत, पार्शिया, ईरान, मध्य एशिया स्थानों में चीन के बने रेशम, रोम, वन व बहुमूल्य धातु व अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? इन सब का आपका परिवहन करते। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। दूरगामी युद्धोत्पाद का विकास के साथ यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा। अमेरिका की खोज हुई। 15वीं शताब्दी से यूरोप उपनिवेश की शुरुआत हुआ और वस्तु विदेशी के साथ ही व्यापार के साथ ही नए स्वरूप का उदय हुआ और जिसे दास व्यापार कहा जाता है। क्या कहा गया इसे? आपका जो दास व्यापार है वो आपका कहा। ठीक, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश लोग व अंग्रेजों के अफ्रीकी मूल निवासी को पकड़कर उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु खोजे अमेरिकी परिहित होते थे। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक लाभदायक व्यापार में रहा, जब तक 1972 में डेनमार्क ने 1807 के ग्रेट ब्रिटेन और 1808 के संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण रूपेण समाप्ता नहीं कर दी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल, अनाज, ऊन मांग, लेकिन वस्तुओं की मांग मौद्रिक घट गई। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप यहां तक ही समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले ट्रेड कैसे हो रहा था, किन किन वस्तुओं का ट्रेड था। पहले तो यहाँ बताया हम लोग ट्रेड करते क्यों थे, फिर उसके बाद वस्तु विनिमय को हमको समझाने का प्रयास किया गया। वस्तु विनिमय के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या इतिहास था कि हम लोग बेसिकली किन चीजों का व्यापार करते थे, कैसे परिवहन होता था। दास व्यापार भी हमारे यहाँ होता था, दासों को, स्लेवों को एक स्थान से दूसरे स्थान कोई बलपूर्वक पकड़ता था, कोई जबरदस्ती उनको भेजता था। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही थी। आप इनको देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करेंगे कि आखिरकार जो आपके ट्रेड मतलब जो आपका ट्रेड था वो किस प्रकार हो रहा था, और इसको ही हम लोग आपका गौर करके आपका देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल, अनाज, ऊन, मांस, इन सब की वस्तु के निर्माण में कैसे मौद्रिक मूल्य घटा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल, अनाज, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन वस्तु की तुलना में मौद्रिक घटा, यानी कि वस्तुओं की डिमांड थी, पैसे की वैल्यू की आपकी घट गई थी। औद्योगिक क्रांति ने राष्ट्रों के कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पाद का आयात किया, मूल्य परक माल तैयार कर वापस अन्य औद्योगिक राष्ट्रों में निर्यात किया। होता क्या था, कच्चे माल को मंगाया, जिनके यहाँ आपका फैक्ट्रियां थी, उस माल को प्रोसेस किया, और जहां पर फैक्ट्री नहीं थी, जहां पर औद्योगिकरण नहीं था, उन देशों को वापस भेज दिया। ठीक है, उनसे आपका कच्चा माल लो, प्राथमिक जो आपकी चीजें उनको लो, अपनी मशीन में, अपनी फैक्ट्रियों में उनको डेवलप करो और वापस कहाँ भेज दो, इनके पास। तो इनका टोटल कुल मिलाकर आपका ठीक था इनका। कह रहे हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बने। ठीक, कह रहे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर, संख्यात्मक प्रतिबंध, विश्व युद्ध के बाद समय के दौरान विश्व व्यापार हेतु सामान्य समझौते, गैर जैसे संस्थान जो बाद में विश्व कप संगठन में सहायता की, ये सारे चीजें इसमें अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, क्या जरूरत है अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने की, और क्या उसकी जरूरत है और क्या उसका अस्तित्व है, ये हमको। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिमाण है। कैसे है? प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कौन सा? यूनिकनेस। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में विभाजन, विशेषीकरण का प्रयोग में लाया जाए तो हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है।
यानी कि जो हर प्रकार का विशिष्टीकरण है वो इसको जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की तुलना लाभ परिपूरक और हस्तांतरित के सिद्धांत पर आधारित होता है। और सिद्धांत यह है, आपका व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभान्वित होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। यह राष्ट्र की विदेशी नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन संचार प्रणाली का युक्त कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदार से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। ऐसा है, जो लाभ उनको हो रहा है उस लाभ को वो छोड़ने का आपका इच्छुक आपका नहीं है ट्रेडिंग पॉइंट से। तो बेसिकली है क्या, विशिष्टीकरण का परिमाण है, अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है, राष्ट्रों में उत्पादन और वस्तु को मतलब प्रोडक्शन और सर्विस जो है उसको प्रोवाइड कराता है, श्रम और विशिष्टीकरण लाया जाता है, यूनिकनेस को जन्म देता है, अंतरराष्ट्रीय चीजों का ट्रांसफर होता है और एक व्यवहारिक पक्षु है। ठीक, तो इन सभी वजहों से आपका जो हमारा ट्रेड है उसका जन्म हुआ है। और आज की तारीख में ट्रेड आपका टेक्नोलॉजी का, नए नए आपके इंटेलेक्चुअल आपके प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का भी हो रहा है। एक बार इसको इतना देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद में बात करेंगे। देख लिया, आगे बढ़े, चलिए देख लिया। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, भौतिक संरचना जैसे भूविज्ञान, उच्चावत, मृदा, जलवायु में विभिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से विपरीत हैं। कैसे हैं? आपका भूवैज्ञानिक स्थिति अलग है, उच्चावच अलग है, मिट्टी अलग है, जलवायु अलग है, और आपके राष्ट्रीय संसाधन का जो है वो समान भी कैसे है, डिफरेंट है, आपका विपरीत है। कह रहे हैं कि भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन को निर्धारित करती है, धरातलीय विभिन्नता फसल पशु विविधता सुनिश्चित करती है, निम्न भूमियों में कृषि संभावित अधिक होती है, पर्वतीय पर्यटकों को आकर्षित करती है। यानी कि जो आपके पर्वतीय पर्यटक जो आपके पहाड़ों को हिल स्टेशन पर आते हैं ये उनको आकर्षित करती है, और इससे क्या होता है, पर्यटन को आपका बढ़ावा मिलता है। तो भौगोलिक संरचना खनिज के साथ साथ कैसी है, धरातल पर अगर आपके पशु है, फल पशु, उनके लिए भी लाभदायक है, और कृषि के लिए भी, और साथ में पर्यटकों के लिए भी। अगला है, इसमें लिखा है आपका खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व के असमान रूप से वितरित हैं, जिन संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। क्या करती है? औद्योगिक इनका जो आधार है वो आपका प्रदान करती है। जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रहने वाले पादप तथा अन्य जात के प्रकार को प्रभावित करती है। यह विश्व उत्पादन की विविधता को भी सुनिश्चित करती है। उदाहरणतः ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्र में होता है, केला, रबड़, कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही उगते हैं। जनसंख्या कारक की हम लोग बात, सेकंड फैक्टर है जनसंख्या कारक। कह रहे हैं कि विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण और उनकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं और मात्रा को प्रभावित करती है। कहीं की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है, उसका वितरण घनत्व कैसा है, ये वस्तु और उसकी मात्रा को भी आपका प्रभावित करता है। कैसे कैसे प्रभावित करता है ये आपको समझना होगा कि जनसंख्या वितरण से कैसे उनका जो इम्पैक्ट है वो हमको आपका इसमें दिखाई देता है। ये थोड़ा सा आपको देखना और विचार करने की आवश्यकता है। देखिए कैसे है ये सब। कह रहे हैं कि सांस्कृतिक कारक है आपका, एक कल्चर फैक्टर को देखिए। कह रहे हैं विशिष्टीकरण संस्कृति में कला, हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिनमें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरणतः चीन द्वारा उत्पादित उच्च कोटि व पलक्सीन चीनी मिट्टी का बर्तन, बकॉर्ड आपका क्या है, किस्म खास जड़दार बूटेदार कपड़ा, ठीक है, ये सारी चीज है। और जो हमारा ईरान है उसकी कालीन प्रसिद्ध है, उत्तरी अमेरिका अफ्रीका का चमड़ा और इंडोनेशिया के छींट वाले वस्त्र बड़े फेमस। चलिए अगला देखिए, ये सारी चीजें विशिष्टीकरण है, किसी संस्कृति में पली बड़ी हैं, ठीक है। अगला है जनसंख्या का आकार। घने बसे वाले आपका देशों में जो बहुत डेंस बसे हैं वाले देश में आंतरिक व्यापार अधिक है,
जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादन का अधिकांश भाग स्थानीय बाजार में ही खप जाता है। यानी कि जहां जनसंख्या होगी वहां का ट्रेड कम हो जाता है। जनसंख्या का जीवन बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ कुछ लोग ही की महंगी आयातित वस्तु ही खरीद पाने में आपके क्या होते हैं, सामर्थ होते हैं। यानी कि क्या होता है, बेसिकली पैसा कम होता है और लोगों का जितना भी, जहाँ जनसंख्या ज्यादा है, सारा जो उत्पादन है वो बेसिकली वही लोगों में आपका लग जाता है, और जो मंगाना है, जो रिच है वो लोग मंगा पाते हैं, बाकी लोग आपका भोग विलासी। देख लिया, आगे देखिए। अगला है आर्थिक विकास की प्रवस्था। देश के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार में की गई वस्तुओं का स्वभाव प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पाद का विनिर्माण किया जाता है। जब औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पाद का निर्यात करते हैं तो खाद्यान्न तथा कच्चे माल भी आयातित होते हैं। विदेशी निवेश में सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों के व्यापार को बढ़ावा देते हैं। के पास खनन, प्रावधान, तेल खनन, सरकारी अभियांत्रिकी, कट कवाड़ी व आपका बागानी और कृषि के विकास को आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसी प्रधान उद्योग के विकास और औद्योगिक राष्ट्र खनिज की सुनिश्चित करने वाले तथा उनमें निर्मित उपयोग के बाजार करते हैं। संपूर्ण चक्र देश के व्यापार का परिणाम को आगे बढ़ाता है। अगला है परिवहन। आपका बेसिकली इस बात कर रहे हैं आपका ट्रांसपोर्ट की, और पिछले चैप्टर में पूरा ट्रांसपोर्ट पढ़ा ही है। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त सुनिश्चित साधन का अभाव था। स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था, यानी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ट्रेड को नहीं ले जा सकते थे, तो इसलिए ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती थी। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम, मसाले वाली लंबी दूरी तक व्यापार तय करना, समुद्री रेल परिवहन विस्तार, शीतलन प्रशिक्षण, बेहतर केंद्र में साथ व्यापार, स्थानिक का, इन सब का इनमें इनको क्या था, बहुत अच्छा इनको अनुभव था। कैसा था इनको, बहुत बढ़िया अनुभव। चलिए अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो आपके महत्वपूर्ण पक्ष हैं उन पक्षों को देखिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं। परिमाण, प्रखंड योजना, व्यापार की दिशा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापार का परिमाण, यानी कि उसका रिजल्ट्स बेसिकली क्या है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो कह रहे व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक वस्तुओं का तोल में नहीं मापा जा सकता है, इसलिए व्यापार में की गई वस्तुओं और सेवाओं के केवल मूल्य को ही व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। इसके व्यापार के परिमाण के रूप में ही आपका जाना जाता है। व्यापार संयोजक पिछली शताब्दी में देश द्वारा आयातित निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। पिछली शताब्दी के आरंभिक प्राथमिक उत्पाद में प्रधान था, बाद में विनिर्मित वस्तुओं के मुख्यता प्राप्त कर ली है। वर्तमान समय में विश्व का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र आधिपत्य क्षेत्र में है। सेवा में, जिसमें यात्रा, परिवहन, अन्य व्यावसायिक सेवा सम्मिलित है, उपरिहार प्रदर्शित दशा रहता है, तालिका प्रदर्शित करती है। कुल व्यापारिक माल आयात निर्यात की मात्रा के अनुरूप आपका बढ़ती है। चित्र 9.3 में देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 2005 से 2015 तक विश्वव्यापी निर्यात विनिर्मित से अधिक है और योग्य है। ईंधन और खनन उत्पादन, कृषि में भी क्या है, व्यापारिक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व व्यापार में महाद्वीपों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है, क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है जबकि एशियाई देशों का योगदान अब कैसा है, बढ़ रहा है। ये दोनों एक ग्राफ है, थोड़ा सा इनको गौर करके देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया यहाँ तक? किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका आया को समझ? चलिए अब बात कर रहे हैं कि यहाँ देखिए 1955 में निर्यात इतना था, ठीक है, कुल निर्यात, और कुल व्यापारिक माल इतना, और अब 2015 का डाटा है। देखिए अब तो 2023 चल रहा है,
तो 21 और 22 का अगर हम ध्यान रखाएंगे तो नंबर आपका जस्ट मेरे हिसाब से 30% या 40% इंक्रीजिंग इसमें आपका होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ जाए। कह रहे हैं व्यापार की दिशा। अगर हम व्यापार की दिशा की बात करें, ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्य परक वस्तुओं और शिल्प का निर्यात करते हैं जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यक्ष परिवर्तन हुआ है। यूरोपीय देश में विनिर्माण वस्तुओं में, अपने उपनिवेश में खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदलाव निर्यात करना शुरू कर दिया है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे हैं, विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने हैं। उसी समय जापान तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। क्या था? जो जापान था वो तीसरा आपका महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी के बाद में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुआ है। यूरोप में उपनिवेश समाप्त हो गए हैं। जब भारत चीन के अन्य विकासशील देशों में विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है, तो आपका व्यापारिक वस्तुओं में प्रकृति भी आपकी उनकी चेंज हो गई है। कैसा है? बेसिकली जो उनकी प्रकृति है और जो उनका नेचर है, बेसिकली वो आपका चेंज हो गया है। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देश को आयातित एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं की मात्रा के परिणाम का परिलक्षण है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो आप कहेंगे कि देश तो व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल होगा। यानी कि कुल मिलाकर निर्यात ज्यादा होना चाहिए, आयात कम होना चाहिए, तो ही किसी देश का उस ट्रेड को जो है बेसिकली इकोनॉमी में उसको हेल्प करेगा। अगर उसका आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो वो आपका नकारात्मक दर को आपका प्रदर्शित करता है, ना कि सकारात्मक। सकारात्मक की स्थिति क्या होगी? सकारात्मक की स्थिति है कि आपका व्यापार में आयात कम हो, निर्यात ज्यादा हो, और संतुलन क्या है कि व्यापार और आयात और निर्यात दोनों बराबर हो जाए। कह रहे हैं कि एक देश की आर्थिक के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन की गंभीर निहितार्थ होते हैं। ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि वस्तुओं के क्रय पर उसके अधिक व्यय करें, जितना भी अधिक सामानों का विक्रय से अर्जित करना होगा। अंतिम स्वरूप वित्तीय संचय की समाप्ति को ही अभिप्रेरित करेगा। कैसे करेगा? उसी को आपका वो बार बार अभिप्रेरित करता है, उन्हीं को आपका सब कुछ करता है, उनको भी देखता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार को हम लोग देख रहे हैं कि बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार जितना पढ़ाया है इसमें कोई डाउट है? व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? तो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? व्यापार संतुलन व्यापार भुगतान में गंभीर निहित है, यानी कि एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। ठीक, आगे बढ़े। करें अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड को दो प्रकार में आपका वर्गीकृत किया गया है। उन प्रकार को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार है जिनमें आपका उनको वर्गीकृत। एक है द्विपक्षीय व्यापार और एक होता है बहुपक्षीय व्यापार। यानी कि द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है और बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है, ये बेसिकली आपको इसमें देख। द्विपक्षीय व्यापार में क्या है? द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। दो देश क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, आपस में निर्दिष्ट मतलब चुनी हुई वस्तुओं के साथ व्यापार करते हैं। कि भैया मान लीजिए कोई एक कंट्री ए है, कोई एक कंट्री बी है, ये दोनों डिसाइड करते हैं जी हमारे पास जो कुछ वस्तु आएंगी वो एक्स वाई जेड आपका E7 ऐसे कुछ करके हमारे पास यही वस्तु आ सकती हैं और हम इनका ही आपका ट्रेड करेंगे। ठीक, ये लोग आपका पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कई देश कुछ कच्चे पदार्थ को समझौते के आधार पर उसको बेच सकता है, ले सकता है। बेसिकली यही है, दो देशों में आपका मिलकर उनका एक ट्रेड होता है। आपसी पॉइंट कि हम इस पर ट्रेड। बहुदेशीय व्यापार जैसे ही सबसे स्पष्ट हो रहा है बहुदेशीय व्यापार का। अब देखिए, बहुदेशीय व्यापार से अभिप्राय व्यापारिक देशों के साथ
कि आप क्या करें, व्यापारिक देशों के साथ आप लोग अगर काम कर रहे हैं, उसी से इसका मतलब है, उसी से इसका क्या है, अभिप्राय है। ठीक, वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। कुछ देश व्यापारिक साझेदार सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र MFN की स्थिति को प्रदान कर सकता है। क्या कर सकता है? मोस्ट फेवरेबल नेशन। सर्वाधिक अनुकूल देश का मतलब होता है मोस्ट फेवरेट नेशन। इसका साफ साफ मतलब है कि ये देश व्यापार करने के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि बहुत आवश्यक है। अब मुझे बताइए ये कौन जारी करता है? WTO, यानी कि या फिर वर्ल्ड जो बैंक है वो उसको जारी करता है, या फिर जो एशियन आपका डेवलपमेंट बैंक है वो उसको जारी करता है। कौन कहेगा कि IMF देश? देखिए, इसके बाद है मुक्त व्यापार समझौता, उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसको देख लीजिए। चलिए चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल हम लोग इसको आज इतना रखते हैं। कल इसमें देखेंगे आपका मुक्त व्यापार क्या होता है, स्थिति क्या है, हम इसको मुक्त व्यापार आपका समझौता भी बोलते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, इन सबको भी हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।